अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट टाइम हमने 8051 की जो इंट्रोडक्शन के बाद उसकी असेंबली के अंदर जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी डिस्कस की थी। कुछ कोड्स डिस्कस किए थे। तो अब वही इंट्रो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आईओ पोर्ट्स प्रोग्रामिंग जो है उसको हम सी के अंदर डिस्कस करते हैं, और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सी के अंदर ही पूरा कोर्स लेके जाने की कोशिश करें। और साथ साथ एक एक बेसिक कोड हर चीज़ का जो है ना हम असेंबली के अंदर भी करेंगे, एक एक कोड हर डिवाइस का, ताकि साथ हमें अंदाज़ा हो जाए कि उसी चीज़ की असेंबली में कोडिंग कैसे होती है। लेकिन ओवरऑल अब चीज़ सारी आपकी सी में चलेगी। तो ये रैम वाला आपको मेरे ख्याल से ये दोबारा वैसे एक स्लाइड रिमाइंडर के तौर पर यहाँ पे डाली हुई है कि हमारे पास ये इंटरनल रैम थी उसकी, 8051 की मेमोरी मैप है उसका। उसके अंदर उसके एस एफ आर्स, कौन सी बिट ट्रेसेबल है, कितने बैंक्स हैं उसके अंदर, R0 से R7 कहाँ पड़े हैं, वो सारे आपको रिवाइज होने चाहिए अब। अच्छा, हम सी यूज़ क्यों करते हैं, सी का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? सबसे पहले ये जहन में रहे, ये सी प्लस प्लस नहीं, ये सी है। सी प्लस प्लस जो था इसी का आगे एडवांस वर्जन था सी का। तो सी हम एम्बेडेड, इसको हम एम्बेडेड सी बोलते हैं। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? एक तो ये इसमें प्रोग्रामिंग आपकी आसान हो जाती है। जैसे वहाँ पे आप देखें ना कि छोटे छोटे काम करने के लिए अच्छी खासी इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, और आपको काफ़ी एक लिमिट के अंदर रह के खेलना पड़ता है कोडिंग के अंदर। इसमें ऐसा नहीं है। सी के अंदर आप अपने फंक्शंस बनाए, अपने वेरिएबल्स बनाए, और उससे आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या है इसका, कि इसमें जो आपकी असेंबली थी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसकी वजह से जो आखिर में आपकी हेक्स फाइल बनती है। ये हेक्स फाइल क्या होती है, ये जब आप लैब करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हेक्स फाइल क्या है कि जब आप कोड बना लेते हैं, उसको रन करते हैं, तो उसकी एक हेक्स फाइल बनती है। वो हेक्स फाइल हम डालते हैं कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर की रोम में जाके वो स्टोर होती है, वही कोड वहाँ पे चलता है। वो जो हेक्स फाइल है वो कंट्रोलर में जाती है, ये आपके कोड के अगेंस्ट हेक्स फाइल बनती है। तो हेक्स फाइल जो कोड आप लिखेंगे, एक खास लेट से कुछ टास्क करना है, उस टास्क का कोड अगर आप लिखें असेंबली के अंदर, तो उसकी भी हेक्स फाइल बनेगी। और उसी टास्क का कोड आप लिखें सी के अंदर, तो जो सी में हेक्स फाइल बनती है थोड़ी बड़ी बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रोम के अंदर जाके आपकी मेमोरी ज़्यादा लेगी, और जो आप असेंबली से बनाएंगे उसकी रैम, उसकी जो क्या नाम है, फाइल साइज़ बनेगा हेक्स फाइल का, वो छोटा होगा। तो आप असेंबली के अंदर बड़ा कोड लिख सकते हैं। सी के अंदर आप को अगर ज़्यादा बड़ा कोड अगर लिखेंगे तो हेक्स फाइल इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी कि उसकी रोम के अंदर स्टोर नहीं हो सकेगी। ये एक नुकसान है सी का। उसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि आपके लिए ईजियर है और लेस टाइम, थोड़े से टाइम में आप अच्छा खासा कोड ले सकते हैं इसके अंदर, आसान होने की वजह से। और इसको अपडेट करना भी आसान है, मॉडिफाई करना आसान है। फिर इसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस बने बनाए आ जाते हैं आपके पास ऊपर। जैसे हम सी प्लस प्लस में, अगर आपको याद हो, हैश इंक्लूड मैथ्स डॉट एच एक लाइब्रेरी ऐड करते थे, और फिर उसकी लाइब्रेरी के जो फंक्शन हैं जैसे मर्जी यूज़ करें। इसमें यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन अवेलेबल होते हैं, तो उससे काम आसान हो जाता है। अब इसमें डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो डाटा टाइप से मुराद क्या है? सबसे पहले हम, अगर हम बेसिकली हम देखें, हमने जो इसमें पढ़ा था असेंबली के अंदर, वो क्या था कि हमारे पास कुछ रजिस्टर्स थे। हम उन रजिस्टर्स को A B R0 से R7, याद है, कुछ SFRs थे। कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर थे, A B और R0 से R7 ये थे। और फिर कुछ SFR थे हमारे पास। SFR कौन कौन से थे? P0 P1 T mod, जो अंदर उसके डिवाइसेस के SFR है। तो अब ये जनरल पर्पज रजिस्टर्स की जगह वेरिएबल आ जाते होते हैं यहाँ पे सी के अंदर। इनको अब यूज़ नहीं करते, ए बी नाम से यूज़ नहीं करते। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कैलकुलेटर के नाम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम वेरिएबल खुद बना लेते हैं अपने नाम के, उनको यूज़ करते हैं। और एस एफ आर अपनी जगह पे रहते हैं, क्योंकि एस एफ आर्स का जो आपका जो ताल्लुक होता है वो हार्डवेयर के साथ होता है, वो पिन्स के साथ होता है। तो पिन्स तो वही रहेंगी ना, तो पिन्स को जब हमने एड्रेस करना है, उस पर डाटा फेंकना है, तो एस एफ आर उसी नाम से यूज़ होंगे। और बाकी आपके पास आ जाएंगे डाटा टाइप्स, वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आपने प्रोग्राम के लिए स्मॉलर हेक्स फाइल बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अनसाइंड करेक्टर और साइंड करेक्टर। करेक्टर होता है आपका 8 बिट का, ठीक है। अगर आपका अनसाइंड करेक्टर है तो उसकी जो रेंज बनती है वो 0 से लेकर 255 बनेगी, ठीक है। तो और साइंड की क्या बनेगी? -128 से लेकर +127। मतलब इस कोई अगर साइंड करेक्टर हो तो उसके अंदर मिनिमम जो
आपके पास नंबर आ सकता है वो -128 है, और मैक्सिमम जो आ सकता है वो +127 है। ये जहन में रहे। इसके निकालने का तरीका क्या होता है वो भी देख लेते हैं। बल्कि अगर 8, ये होता है 8 बिट का, तो लेट से 8 बिट्स की जगह मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स है मेरे पास। अगर तो अनसाइंड है, तो अनसाइंड में तो नेगेटिव नंबर होते नहीं ना। मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, सारे जीरोस कर दें आप, 0 0 0 0 0 0 0 0, तो मिनिमम नंबर क्या बना आपका 0। ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा, सारे वंस कर दें, मतलब ये 8 की 8 पोजीशन 1 से फिल हो जाए, सारे 1 कर देंगे अगर आप, तो क्या बनेगा नंबर आपके पास 255। तो ये मेन मैक्स से निकल आएगा। लेकिन अगर आप साइंड कैरेक्टर की बात करते हैं तो साइंड में कैसे निकालेंगे हम इसको। साइंड में क्या होगा कि अब साइंड का क्या होता है कि जो लास्ट बिट होती है साइन को आपको बताती है। तो अब मिनिमम नंबर क्या होगा साइंड में, वो नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे बिट पोजीशन क्या होगी, 1 होगी नेगेटिव के लिए। जो आपकी MSB होती है, जो आपकी साइंड बिट होती है, वो 1 होती है नेगेटिव के लिए। तो मिनिमम नंबर अब नेगेटिव तक जाएगा। और नेगेटिव कौन सा नेगेटिव होगा, बाकी सारे पोजीशन आपको क्या करनी पड़ेंगी, 0 करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसको अब बाइनरी में दिया हुआ आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। साइंड नंबर है, साइंड नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि बाकी पोजीशन वैसे रहती हैं, आखिरी के साथ हम उसके साथ माइनस लगा देते होते हैं। ठीक है, जो आखिरी पोजीशन है। तो ये नंबर बनता है -128 यहाँ पे। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर अब क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अब जो साइंड बिट होगी वो 0 होगी, और बाकी सारी मैक्सिमम नंबर है तो सारे 1s होंगे। ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारे पास +127। तो इस तरह करके हम इसकी अनसाइंड और साइंड की रेंज निकाल सकते हैं खुद से। फिर अनसाइंड इंट है, साइंड इंट है, इनकी रेंजेस आप खुद निकालें। ये 16 बिट का होता है। ठीक है। इस तरह करके आप 16 बिट निकालें तो रेंजेस देख लें कि अनसाइंड इंट की 0 से लेकर मैक्सिमम रेंज क्या होती है, 65536 जो भी बनती है वो निकालें उसको। इस तरह साइंड इंट की क्या बनती है, -3 2 6 7 8 कुछ बनता है नंबर। ये आप खुद निकाल के इस तरह बिट पोजीशन से इसकी प्रैक्टिस करें। फिर एस बिट भी एक इसमें, ये नॉर्मली उसमें नहीं दिया होता हमारे सी में जो पढ़ी जाती है, इसमें एम्बेडेड सी के अंदर है ये 851 में एस बिट, सिंगल बिट। जब भी आपके पास कोई सिंगल बिट है, कोई जिसको हम कहते हैं ना बिट एड्रेसेबल, किसी बिट को हम एड्रेस कर सकते हैं, उस बिट को नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का, तो एस बिट के जरिए दे सकते हैं। एस बिट यहाँ पे जैसे दिया हुआ है माई बिट इज इक्वल टू पी। अच्छा वहाँ पे था ना पी, अगर किसी बिट को हम एड्रेस करते थे P1.0 P0.0 P2.4, यहाँ पे डॉट की जगह कैप आ जाता है सी के अंदर। ठीक है, ये वाला कैप वाला साइन आ जाएगा। तो एस बिट इज इक्वल टू माई बिट इज इक्वल टू P2 कैप 4। तो ये वहाँ पे P2.4 था, यहाँ पे P2 कैप 4 लिखेंगे हम इसको, सी में ये फ़र्क है इसका। ठीक है। तो इस बिट को अब नाम दे दिया उन्होंने P2.4 को माई बिट से। ठीक है। ये उसमें भी था, ये अगर आपको याद हो, एक बिट के नाम से था और एक EQ के नाम से था। यहाँ पे ये एस बिट के नाम से। इस तरह एक और बिट के नाम से भी है। बिट क्या, ये जो आपकी बिट एड्रेसेबल रैम है उसको एक्सेस करने के लिए है। बिट एड्रेसेबल रैम कौन सी है आपके पास, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो देखें ये दी हुई है, ये सारी इसके अंदर बिट्स जो है उनको एक्सेस करने के लिए बिट का आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह आगे एक SFR है। ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। जितने आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं SFRs, इनको मीनिंगफुल नेम देने के लिए ना, इनको अगर तो SFR का आप नाम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे देखें, अगर SFR है ये P2 SFR है, इसका एड्रेस क्या है A0। तो मैं SFR कमांड के जरिए इस A0 को, एक तो P2 नाम तो दिया हुआ है, मैं इसको एक्सेस करूँ P2 नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी का भी नाम मैं दे सकता हूँ इसको। वो कैसे, यहाँ दिया हुआ है SFR, यहाँ P1 का दिया एग्जाम्पल 0x80 होता है उसका एड्रेस। यहाँ P1 की जगह कोई भी नाम लिख दें तो उसका मतलब 0x80 है। तो रैम के अंदर 0x80 जो आपकी बनेगी लोकेशन, उसके ऊपर जाके वो डाटा को पेस्ट किया करेगा, और उसके आगे उसके रिटर्न में क्या आएगा कि वो पिन्स के ऊपर डाटा का इफेक्ट आएगा आपके सामने। तो आप किसी भी एड्रेस को अपनी मर्जी के नाम भी दे सकते हैं। कुछ तो आपको उन्होंने लाइब्रेरी में नाम दिए हैं P1 P0 P2 जो हम पहले भी यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के पोर्ट्स को नाम आप दे सकते हैं SFR डाटा टाइप से। लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे डाटा टाइप्स अगर आप देखेंगे वो ये होंगी, बार बार जो यूज़ हो रही होंगी, कभी कभी ये भी आएगी बीच में, लेकिन ज़्यादातर ये ऊपर वाली 5 बार बार यूज़ होंगी आपके सामने। पहली 4 बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, उसमें भी अनसाइंड ज़्यादा यूज़ होती है, साइंड बहुत कम। ठीक है, और फिर एस बिट यूज़ हुआ करेगी। अच्छा, अनसाइंड जो करेक्टर है हमारे पास, इसका हमें कह लें कि फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा अगर आप समझ लेना तो हम
जो आपकी हेक्स फाइल का साइज़ है उसको कम कैसे किया जा सकता है, वो ये हेल्प करता है हमारा उसमें। लेट्स से एक वेरिएबल है या एक नंबर है वो हमने, और वो बनता है 150। अब 150 को मैं इंटीजर में भी स्टोर कर सकता हूँ और आपको करेक्टर में भी स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इंटीजर बना के स्टोर करूँगा तो वो 16 बिट की जगह लेगा मेमोरी के अंदर, लेकिन करेक्टर करूँगा तो 8 बिट लेगा। तो अब काम तो दोनों से चल रहा है, लेकिन 16 बिट वाले से क्या होगा कि 8 बिट्स में एक्स्ट्रा खा रोम के अंदर, रैम के अंदर उसकी ना वो ज़ाया कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या है, जितनी मुझे जगह चाहिए उतनी यूज़ करूँ। तो जितनी मैं जगह ज़ाया करूँ, जितना वेरिएबल ज़्यादा बनाऊंगा उतनी बड़ी ही हेक्स फाइल बनेगी। जितने बड़े बड़े वेरिएबल्स बनेंगे उसमें, जितने 16 बिट के वेरिएबल ज़्यादा होंगे उतनी बड़ी हेक्स फाइल होगी, जितने कम होंगे उतनी हेक्स फाइल को छोटा करता जाएगा। तो आपने ये देखना है कि अगर मेरा काम 1 बिट से चलता है तो मैं 1 बिट से चलाऊँ, 8 बिट से चलता है तो 8 बिट से चलाऊँ, 16 से चलता है 16 से चलाऊँ। ये नहीं कि अगर मुझे 16 चाहिए तो मैं 32 बिट बना के उसके अंदर 16 का काम करता जाऊँ। तो अपनी लिमिटेशंस को जितना आप क्लोज रखेंगे ना इसमें आपकी वेरिएबल्स की, ठीक है, आप लिमिटेड बनाएंगे उनको बिल्कुल। समझिए अगर 8 बिट चाहिए तो 8 बिट का ही बनाएं, उसको 16 बिट में ना लेके जाएं। तो आपकी हेक्स फाइल्स की जो रेंज है, जो हेक्स फाइल का जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल आर्म्स कह लें कि आप कंपेरेबल होगी उसके साथ। अगर वही कोड हम लिखें उसके साथ असेंबली के साथ, असेंबली में फिर भी उससे छोटी होगी लेकिन क्लोज होगी उसके। लेकिन हम बिल्कुल ही ओपन एंडेड 16 बिट 8 बनाते जाएं, हर एक को चाहिए हमें 8 बिट हो, तो फिर वो हेक्स फाइल बहुत बड़ी बन जाती है उसमें। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो 8 बिट डाटा यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए अनसाइंड करेक्टर यूज़ करते हैं। और कभी कभी साइंड यूज़ करना पड़ जाता है जहाँ हमें टेम्परेचर वगैरह की वैल्यू चाहिए हो, नेगेटिव भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अनसाइंड यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ पे कोड है, सी के अंदर लिखना है कि पोर्ट 1 है आपकी P1, पोर्ट 1 के ऊपर वही पोर्ट 1 है आपकी P1.0 से लेकर P1.7। इसके ऊपर समझ लिया LEDs लगी हुई हैं सबके साथ। यहाँ पे आपके पास LEDs लगी हुई हैं, पूरा LED बैंक लगा हुआ पूरा। तो पहले 0 होती हैं, फिर ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 255 जाती है, क्योंकि 8 बिट की है तो 255 तक जा सकता है ये। तो वही कह रहा है सी के अंदर प्रोग्राम लिखें कि अब देखिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं। डाटा टाइप्स चाहिए होती हैं, नंबर 1 रजिस्टर चाहिए होते हैं, वो हमारे पास डाटा टाइप्स हमें पता है कि हम करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या चाहिए होता है हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स असेंबली में क्या थी, वो JNB JB जंप इफ बिट नॉट सेट, या कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, वो क्या थी हमारे पास, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी। किसी कंडीशन को चेक करके फिर उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, कंडीशंस थी, और उसके बाद लूप्स थी। तो लूप्स के लिए क्या वहाँ पे था, DJNZ। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, आप C++ का कोर्स आपने पूरा पढ़ा हुआ है, जहाँ पे कंडीशन है वहाँ पे यूज़ होती है इफ एल्स स्टेटमेंट आपकी, तो वो यहाँ पे भी यूज़ हुआ करेगी। लूप्स हमारे पास क्या है, वाइल फॉर लूप्स, वो सेम यहाँ पे यूज़ होंगी। तो आपके लिए काम आसान हो गया आप। ठीक है, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और डाटा टाइप्स क्या हमारे पास, करेक्टर, अनसाइंड करेक्टर, इंटीजर, और वो जो S बिट, और वो सारी चीज़ें हमने पहले देख ली। तो इन्हीं को यूज़ करते अब कोड लिखा करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि हमने क्या किया, अनसाइंड करेक्टर Z बनाया एक। ठीक है, और क्या किया, फॉर लूप लगा दिए एक फॉर लूप Z को। अब फॉर लूप आपको सेंटेक्स को आपको याद होगा, अपने C++ में पढ़ा हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट लेगा और ये उसकी फाइनल, मतलब जहाँ तक उसने जाना है, और इंक्रीमेंट कितने का देना है हर बार, हर इटरेशन के अंदर, वो यहाँ पे हमने दिया हुआ। ठीक है, तो 0 से लेकर वो जाएगा कहाँ तक, 255 तक। तो 0 के बाद 1 होगा, 2, क्योंकि प्लस का इंक्रीमेंट है 1 का। ठीक है, तो 255 तक जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हर लूप के अंदर जो Z की वैल्यू वो P1 पे फेंक रहे हैं। तो वो P1 पे जब फेंकते हैं वो यहाँ पे शो हुआ करेगी आपके पास। तो वो 0 से लेकर 255 पूरा का पूरा कोड आपका यहाँ पे शो होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कोड हमारा है, राइट अ 8051C प्रोग्राम टू सेंड हेक्स वैल्यूज फॉर ASCII कैरेक्टर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 A B C and D टू पोर्ट 1। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पोर्ट 1 के ऊपर हमने क्या करना है, जो हमारी पोर्ट 1 है P1.0 P1.1 अप टू P1.7, इन पिंस के ऊपर हमने क्या करना है कि हेक्स वैल्यूज़ फेंकनी है इनकी, 0 से लेकर D की, मतलब इसका ASCII कोड्स फेंकने इनके हमने। ठीक है, 0 का ASCII कोड फेंके, फिर 1 का ASCII कोड, फिर
ए बी सी डी सबका आस्की एज अ करेक्टर इनको हमने डिस्प्ले कराना, आस्की करेक्टर्स में इनके फेंकने, ठीक है। तो किया क्या हमने कि एक एरे बना ली, अनसाइंड करेक्टर माई नम के नाम से एक एरे बन गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक एरे के अंदर स्ट्रिंग एरे है ये, ठीक है, 0 1 2 ये डबल कॉमर्स के अंदर हमने लिखा है इस पूरे को, सारे करेक्टर्स यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो ये माई नम ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने हमारे हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए, पोजीशन के हिसाब से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपने अरेज में पढ़ा हुआ है C++ में। इनको हम यूँ भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें ना, यूँ करके पहले 0 लिखूँ करेक्टर एक, फिर कॉमा 1 लिख सकता हूँ लहदा, फिर कॉमा 2, ऐसा करते 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 जो आखिरी करेक्टर आएगा मेरे पास वो डी यूँ करके आ सकता है, मतलब इनको ब्रैकेट में यूँ करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर एक वेरिएबल हमने बनाया z के नाम से। अब देखिए हमने क्या किया, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, यहाँ से और क्या कर रहे हैं, P1 इज इक्वल टू माई नम ऑफ z। तो z पहले 0 होगा, माई नम ऑफ 0 क्या है, वो 0 उठाएगा करेक्टर और उसका आस्की कोड P1 पे फेंक देगा, यहाँ पे शो करेगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, माई नम ऑफ 1 उठाएगा, वो क्या है हमारे पास, ये 1, ठीक है। करते करते ये आखिर डी तक जाएगा, डी को उठाएगा और P1 पे फेंकेगा। तो थ्रू एरे इसको हम डाटा को इस पोर्ट के ऊपर फेंक रहे हैं। इसके बाद अगला कोड क्या है कि हम वो क्या कह रहे हैं कि P1 को कंटिन्यू टॉगल करें आप, ठीक है जी। P1 को P1.0 P1. ये हमने उसमें भी किया था, असेंबली में भी कोड था इसका टॉगलिंग का एक। तो क्या करें आप, अल्टरनेट पोजीशंस को आप 1 करें। अगर मैं यहाँ पे ये यूं पिन आएंगी बिट्स, तो कैसे करेंगे आप, पहले इसको 1 0 1 0 1 0 1 0 सारी होंगी। फिर क्या होगा, फिर ये 0 होगी, 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगी। तो उसके अगेंस्ट जो कोड बनता है वो क्या बनता है, एक बनता है 0 हेक्स AA और दूसरा बनता है 0 हेक्स 55। अब आप चीज़ एक और चीज़ याद रहे जहन मेरे आपके सामने आएगी ये चीज़ कि अब जो नंबर लिखने का तरीका कार है, पहले यूँ था ना कि हम लिखते थे नंबर, अगर उसमें असेंबली में होता था नंबर लिख के साइन, और फिर क्या करते थे हम उसके साथ नंबर, लेट से अगर ए लिखना होता था तो पहले 0 डालते थे, फिर ए फिर उसकी बेस बताते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, इसको कैसे लिखते हैं, पहले 0 डालते हैं फिर बेस बताते हैं। अब बेस यहाँ पे जो हेक्सा के लिए वो एक्स यूज़ होती है, एक्स का मतलब 0 हेक्स, ठीक है, एच नहीं यूज़ होगा, या 0B फॉर बाइनरी, 0D फॉर डेसिमल, 0O फॉर ऑक्टा। बाकी सब के लिए वही BDO है, लेकिन हेक्सा के लिए एक्स है, और फिर यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं उसका, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं बाइनरी में लिखता तो यूँ लिखता 0B 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। यही हेक्सा में लिखना है तो 0x करें, फिर इसका 4 का कोड, इसका 4 का कोड बनाए, AA बन जाएगा ये, सिंपल। और अगर डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ इसको मैं, इसका डेसिमल निकालूँ, जो भी नंबर बनता है, लेट से अगर ये 210 बनता होता, फ़र्ज़ करते हैं ये जो भी नंबर है, लेट से 210 है, तो 210 यूँ नॉर्मली सिंपल लिख दूँ, या 0D 210 लिख दूँ, एक ही बात है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इनको यूँ लिख सकता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे ये कोड बड़ा आसान सा है, इन्फिनिट फॉर लूप है ये। जैसे वहाँ पे थी ना एस जंप हेयर, वो बार बार एक अनकंडीशनली जंप करता था, अब ये इन्फिनिट एक फॉर लूप है, इसकी कोई कंडीशन नहीं है, ये बार बार हमेशा ये चलती जाएगी। मैंने इसके अंदर कोई इसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो नहीं दिए हुए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, कि एक इन्फिनिट फॉर लूप चला दिया, उसके अंदर पहले 5 फेंक रहे हैं पोर्ट 1 के ऊपर, और फिर 0AA फेंक रहे हैं, तो टॉगल होते जाएगा ये नॉर्मली। तो ये कोड है हमारे पास टॉगलिंग का, P1 को ये पूरा टॉगल करेगा। बस ये चीज़ समझने वाली थी कि नंबर लिखने का, अब ये वहाँ पे अगर लिखते हैं तो हम यूँ लिखते हैं नंबर 55H, हमने बल्कि लिखा भी था एक कोड, और नंबर 0AH यूँ लिखते हैं। यहाँ पे कैसे 0 हेक्स 55 0 हेक्स A, सिंपल, ठीक है। अच्छा, राइट अ कोड 8051 प्रोग्राम टू टॉगल P1 पोर्ट्स कंटिन्यू विद 250 मिली सेकेंड, हर 250 मिली सेकेंड के बाद टॉगल हो, ठीक है। दरमियान में डिले भी देना है अब हमने, तो देखते हैं उसको कैसे किया उन्होंने। तो एक फंक्शन बनाया है वाइड, ये जो ऊपर दी हुई है ना हमारे पास, ये हैश इंक्लूड reg51.h, ये इसकी लाइब्रेरी है 8051 की। ये जब भी 8051 का कोड करना है हमने तो शुरू में ये लाइब्रेरी ऐड करनी है। इसके अंदर इसके जो रैम की जो SFRs की डेफिनेशन है वो पड़ी हुई है कि फलां रजिस्टर किस एड्रेस के ऊपर है, P1 किस एड्रेस के ऊपर है, P2 किस एड्रेस के ऊपर है, T mod किस एड्रेस के ऊपर है।
तो इसके रैंज 51 के अंदर सारी की सारी इसकी रैम की वो जो मैपिंग है वो पड़ी है। तो हमने ये जो नीचे लिखते जा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे लिखा मैंने ये P1। अब P1 को वेरिएबल आपको नजर तो नहीं आ रहा कि वेरिएबल है, क्या चीज़ है ये P1 असल में SFR है जिसकी डेफिनेशन इसमें पड़ी हुई है। तो SFR की जो डेफिनेशन है वो रैंज 51 लाइब्रेरी इसकी हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है। ये हेडर फाइल लाजमी ऊपर इंक्लूड करनी है हमने। अच्छा, ये हमने एक फंक्शन बनाया डिले के नाम से, देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं आगे। वाइल 1 यहाँ पे क्या किया हुआ है, P1 में पहले 0 हेक्स 55 फेंका, फिर MS डिले ये फंक्शन कॉल किया और दरमियान 250 यहाँ पे पास किया है। फिर P1 पे 0 हेक्स AA फेंका और डिले यहाँ पे दोबारा 250 मिली। अब ये डिले है क्या चीज़, ये फंक्शन चेक करें। ये सिंपल अगर हम देखें उसमें असेंबली में भी था, क्या था, लूप के अंदर लूप चल रहा है सिंपल एक, ठीक है। वाइड MS डिले अनसाइंड इंट आई टाइम, इसका आर्गुमेंट क्या, आई टाइम के नाम से जिसको वेरिएबल पास करते हैं हम। अनसाइंड इंट आई जे फॉर आई इज इक्वल टू 0, जो आई टाइम यहाँ पे पास होगा, आई लेस देन आई टाइम यहाँ पे रहा, और आई प्लस प्लस। फिर फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 1275 जे प्लस प्लस। ये 1275 कैलकुलेटेड नंबर है 10 मेगाहर्ट्ज के लिए, ठीक है जी। अगर आपका एक्सटेल 10 मेगाहर्ट्ज लगा हुआ है तो इन्होंने एक ये फंक्शन बनाया आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे ये नंबर रखें 1275, फिर जो भी नंबर आप यहाँ पे पास करते हैं ना उतने ही मिली सेकंड का डिले ये जनरेट करता है ये फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे मैं 100 पास करूँ तो 100 मिली सेकंड का डिले जनरेट होगा ये इस क्रिस्टल के साथ। अगर मैं 200 पास करूँ तो 200 मिली सेकंड का होगा। तो इसलिए यहाँ पे 250 मिली सेकंड चाहिए था तो 250 मिली सेकंड, लेकिन एक्सटेल आपका क्या होना चाहिए इस केस में 10 मेगाहर्ट्ज, तब ये सही है। अगर आप एक्सटेल चेंज करेंगे जो डिले चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगी फंक्शन चलने की। तो उन्होंने एक कैलकुलेटेड एक फंक्शन बनाया हुआ है कि इस नंबर के साथ अगर आप ऊपर को इसमें नंबर पास करते हैं तो जो भी डिले बनेगा वो उतने ही मिली सेकंड का बनेगा जो आप इसमें नंबर पास करेंगे यहाँ पे। अच्छा, LEDs आर कनेक्टेड टू बिट्स ऑफ P1 एंड P2। P1 और P2 के ऊपर LEDs कनेक्टेड है आपके पास। P1 पूरा पोर्ट है और P2 पूरा पोर्ट 8 बिट का। यहाँ पे भी LEDs 8 लगी हुई हैं और यहाँ पे भी आपकी 8 LEDs लगी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर आगे 8 LEDs हैं, इधर भी 8 LEDs हैं। तो वो कह रहा है दोनों के ऊपर पहले 0 0 0 फेंकें और चलते जाए आप 1 सारों को फिर 1 शो करें। ये सिंपल कोड हमने पहले भी किया हुआ है। तो अब क्या किया उन्होंने नई चीज़ में कि हैश डिफाइन एक चीज़ है आगे कि आप किसी भी पोर्ट को जो SFR है जो पोर्ट्स हैं उनको अपना नाम दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हैश डिफाइन LED P2, जो P2 को नाम दिया हुआ क्या दिया हुआ है LED के नाम से। जब भी मैं LED लिखूंगा कोड के अंदर उसका मतलब P2 को ही वो डाटा फेंक रहा है, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही हैं तो आपने P2 को अपनी मर्जी का एक नाम दे दी। जैसे वहाँ पे EQU की स्टेटमेंट थी असेंबली के अंदर, ये सेम यहाँ पे हैश डिफाइन से आप काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। किसी भी पोर्ट को नाम दे सकते हैं, किसी और रजिस्टर भी नाम दे सकते हैं आप इसमें। अब आगे क्या किया चेक करें ज़रा। P1 को 0 से स्टार्ट लिया और LED को भी 0 से स्टार्ट लिया। फिर फॉर एवर की लूप एक चल रही है। P1 में एक इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार। P1 इज इक्वल टू P1 प्लस 1 भी कर सकते हैं और सिंपली यूं भी सी में लिखा जा सकता है उसको। तो उसमें 1 इंक्रीमेंट करके उसी में सेव करता है वो, ठीक है। ये LED प्लस प्लस, तो LED प्लस प्लस मतलब क्या है P2 प्लस प्लस है। तो वो क्या कर रहा है 0 से स्टार्ट ले रहे हैं, फिर 1 होंगे, फिर 2 3 4 5 अप टू ये कहाँ तक जाएंगे 255 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 0 बन रहा था, ये आपका 255 बन रहा है डेसिमल के अंदर। तो एक किस्म की काउंटिंग हो रही है 0 से लेकर 255 तक। तो 8 बिट्स में ऑटोमेटिकली वो आपको 0 0 0 से लेकर वो सारे वंस नजर आया करेंगे बाइनरी कन्वर्ट करके। इसमें एक चीज़ ध्यान में रहे, ये यहाँ पर बार बार मैं पहले भी असेंबली में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे ये किसी पोर्ट को इनपुट पोर्ट कैसे बनाना है आउटपुट कैसे बनाना है, वो रूल वही है। किसी पिन को या किसी पोर्ट को बनाना है तो उसको 0 राइट करेंगे और उसको इनपुट बनाना है तो FF राइट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस कोड में वो देख नहीं रहे कि वो कहाँ इनपुट आउटपुट बना रहा है, ठीक है। तो ये मतलब आपको पता है, अब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको पता है कि लेट्स से अगर यहाँ पे ये दोनों पोर्ट्स हैं, ये क्या आउटपुट है, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बन ही गए जब राइट किया उसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई और पीछे लेट्स से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या करना चाहिए P1 को आउटपुट पोर्ट बनाना चाहिए। यहाँ बाहर लिख लें आप P1 इज इक्वल टू 0 हेक्स 0 0। तो ये चीज़ बार बार बताने वाली नहीं होती, आपको ऑब्वियस है कि ये चीज़ आप करेंगे। उसमें इसको आउटपुट पोर्ट बना लिया, यहाँ पे भी यही है कि आप P1 को यहाँ पे इस फॉर लूप से बाहर एक बार आउटपुट पोर्ट बना लें, सही है।
तो ये चीज़ें साथ साथ आप उसको जहन नशीन करते जाएँ। अच्छा, ये कोड था, तो इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली काउंट करता जाएगा 0 से 255 तक, इस P1 और P2 में इसको अपडेट करता जाएगा। अच्छा, जो अगला कोड है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो P0 रजिस्टर है, P0.0 से लेकर P0.7 यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। हर इसके साथ स्विच लगा हुआ कोई ना कोई, ये स्विच या 0 वोल्ट्स पे या 5 वोल्ट्स पे, ठीक है। मैं उसको बना रही रहा 0 वोल्ट 5 वोल्ट, मतलब ये स्विच या 0 पे होगा या 5 पे होगा। वो ये कह रहा है कि अगर ये जो डाटा इसके ऊपर दिया हुआ है ये लेस देन 100 है, 100 मतलब डेसिमल का 100 है, ये जो उसका बाइनरी कम्बिनेशन जो भी बनेगा ना 8 बिट्स का, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100 से कम है तो सेंड इट टू P1। अगर तो 100 से कम है P1 में फेंक दें 8 की 8 बिट्स को, और अगर 100 से कम नहीं है अदरवाइज क्या करें, आप इसको P2 पे फेंक दें। अब आपको क्या करना है, इसमें कंडीशन चेक करनी है, तो इफ एल्स आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, P0 इसको इनपुट पोर्ट बना लिया हमने, 0 हेक्स FF राइट करके, यहाँ पे वो चीज़ आ भी गई। और क्या करते हैं, P1 अगर यहाँ पे नहीं दिया हो तो खुद लिखते हैं, P1 को उसमें 0 राइट करें, ये आउटपुट पोर्ट बन जाएगी। और इसी तरह आप P1 और P2 को भी 0 राइट करें ताकि ये दोनों आउटपुट पोर्ट बन जाए, ठीक है। तो ये ऑब्वियस आप करेंगे ये काम, अगर नहीं लिखा हुआ तो। अब नीचे क्या हो रहा है, अनसाइंड करेक्टर माई बाइट, यहाँ पे ये भी बनी हुई है हमारे एक वेरिएबल। तो क्या कर रहे हैं वो, P0 जो भी है उसको रीड करके हम फेंक रहे हैं माई बाइट के ऊपर, और यहाँ पे इफ़ लगाया हुआ है माई बाइट। अगर माई बाइट मतलब जो P0 से नंबर आपने कॉपी किया माई बाइट में, ये लेस देन 100 है तो माई बाइट को आप P1 पे फेंक दें, ठीक है। एल्स माई बाइट को आप P2 पे फेंक दें, जो कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको थ्रो कर दिया। अब यहाँ में मैं डायरेक्टली भी P0 लिख सकता हूँ, जहन में रहे, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिख सकता, डायरेक्टली P0 पे कंडीशन लगा सकता हूँ, ये बेशक बनाओ ही ना बीच में, ये मैं अलाउड है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे आ गई बात बिट्स की। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप एक बार इसको जहन नशीन करना, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको यहाँ से फिर आगे लेके चलता हूँ।